Hello everyone. Let's begin the sixth part of our ongoing lecture series. Today we will start the topic related to the concept of capacitance. But before that, let's go through the two numericals related to the previous concept. So the first one is an electric dipole of length 4 centimeter when placed with its axis making an angle 60 degree with a uniform electric field. Experience a torque आपको given है 4√3 Newton meter. Calculate the potential energy of the dipole if it has a charge plus minus 8 nanocoulomb. तो गिवन में आपको क्या क्या गिवन है? एक डाइपोल है जिसका लेंथ यानी कि 2a आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. थीटा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा वो 60 डिग्री गिवन है. टॉर्क का वैल्यू गिवन है, चार्ज क्यू आपको गिवन है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज जो डाइपोल का वो गिवन है. एंड वी नो कि टाउ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पी क्रॉस ई, और वी कैन से पी ई साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन दोनों के बीच का जो एंगल आपको कितना गिवन है 60 डिग्री. इंस्टेड ऑफ पी आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2a इंटू क्यू ई साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री जी. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमको ई का वैल्यू निकालना है. टाउ गिवन है, 2a आपको गिवन है, क्यू गिवन है, साइन ऑफ 60 डिग्री भी गिवन है. तो यहाँ पे आप लोग देखो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, टाउ डिवाइडेड बाई क्यू इंटू 2a साइन थीटा. जस्ट पुट द गिवन वैल्यूज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम में आ जाएगा, राइट. सो ये एक्सप्रेशन आपको आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन. नेक्स्ट क्या हमें पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन डाइपोल. सो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है, इसको U इक्वल्स टू क्या था, माइनस पी ई कॉस थीटा, राइट. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, जो कि पार्ट 5 का ही कंसेप्ट था, ठीक है ना. सो ये वाला वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे. माइनस पी के जगह पर आप लिख सकते हो 2qa, ई का वैल्यू डालोगे, कॉस ऑफ थीटा मीन्स कॉस ऑफ 60 डिग्री. तो क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस क्यू 2a ई कॉस थीटा. यहाँ पे आप क्यू का वैल्यू, ई का 2a का वैल्यू एंड ये पूरा का पूरा वैल्यू दैट इज द वैल्यू ऑफ ई. ओके, कॉस ऑफ थीटा मीन्स कॉस ऑफ 60 डिग्री पुट करोगे, राइट. सो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस ऑफ 4 जूल में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, जो फॉर्मूला है उसमें ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन प्रेजेंट है. सो इसका जो आंसर आ गया 4 जूल. ओके, नेक्स्ट. A point charge q is fixed at origin में fixed है, और dipole with a dipole moment small p is placed along the x-axis far away from the origin with p pointing along positive x-axis. Then find out the kinetic energy of the dipole when it reaches a distance d from the origin. तो kinetic energy find out करना है जबकि वो origin से d डिस्टेंस पे होगा. देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज q एट दिस मोमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन द फर्स्ट बिट वो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी के लिए देखो यहाँ पे अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल इक्वल्स टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट द डिस्टेंस d फ्रॉम द origin, u initial minus u final, that means initial potential energy minus final potential energy. Initial potential energy is 0 whereas final potential energy is minus p dot e यानी कि p e cos theta. ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा p dot e. ओके, सो यहाँ पे जो p यानी कि आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी
पी आई कैप इसको लिख सकते हैं क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस द यूनिट वेक्टर इज आई कैप। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो भी उसी तरफ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। डिस्टेंस आपको डी गिवन था, सो डी का स्क्वायर। सो सारे के सारे वैल्यूज पुट करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वी नो आई कैप डॉट आई कैप विल बी 1। इसका वैल्यू 1 होता है। सो यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बाकी का जो क्यू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर will be the kinetic energy of the dipole when it is at a distance of d from the origin। ओके, तो एक बार फिर से देखो ये वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन कि हमें क्या गिवन है, अ पॉइंट चार्ज q इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन पे है, राइट। और डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, उसका डाइपोल मोमेंट यानी कि डाइपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ है p is placed far away along x-axis. So the dipole is aligned in the positive x direction. That means what? Same as the direction of the electric field due to the charge. यानी कि dipole moment का direction, electric field का direction, यहाँ पे दोनों का direction आपका क्या है? Same है। ठीक है, और क्या गिवन है? As the dipole moves towards the origin, it gets attracted due to electric field created by the charge. Okay, so next देखो, so we are asked to find actually kinetic energy of the dipole. Kinetic energy of the dipole when it reaches a distance d from origin से, origin से d distance पे जब होगा, so we have to find the kinetic energy. And secondly, force experienced by the charge q due to the dipole at that moment. Okay, see. सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट अप्लाई कर रहे थे क्या, आपका एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। देखो, सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन। वन इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, electrostatic potential energy of the dipole in the electric field created by the charge q, and another one is your kinetic energy of the dipole due to its motion. So first at the beginning what happened, the dipole is far away and the electric field is very weak there. So the initial potential energy is approximately 0, u initial approximately 0 हो जाएगा क्योंकि डाइपोल बहुत दूर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक होगा। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज अप्रॉक्सीमेटली 0 एंड काइनेटिक एनर्जी भी आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी आपका 0 आएगा। ओके, सो एज इट मूव्स टुवर्ड्स द ओरिजिन इट एंटर्स अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। So the dipole experiences a force experience करेगा and starts moving. It gains kinetic energy. At the same time, it loses electrostatic potential energy also. Okay. So by the law of conservation of energy हम लोग बोल सकते हैं कि जो initial total energy होगा, initial total energy जो होगा, that must be equal to your final total energy. Initial total energy must be equal to final total energy, right? देखो इनिशियल में तो आपका 0 होगा एंड फाइनल टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से मिल जाएगा। दैट मीन्स it what the gain in kinetic energy of the dipole to the loss in potential energy as it moves in the electric field। इसका मतलब क्या हो रहा है कि gain in kinetic energy of the dipole to the loss in potential energy हो रहा है as it moves in the electric field। so इसी वजह से यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला में आएगा क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके,
In the second bit, the force experienced by the charge q at this moment. So electric field at the origin क्या हो जाएगा due to dipole? Electric field and dipole both are along one axis. That means axial line पे electric field find out करना है किसी भी point पे. So axial line के लिए जो formula होता है E equals to 1/4π/0 2p by dq I cap. I cap stands for unit vector of x axis. सो यहाँ पे 2p आएगा डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस का q आ जाएगा नीचे dq. सो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन द चार्ज F इज इक्वल्स टू वी नो q इंटू ई. फोर्स इक्वल्स टू q इंटू ई. सो इस वाले वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे. यहाँ से आपका आ जाएगा k 2p बाई डी क्यू. दिस इज द वैल्यू ऑफ e एंड मल्टीप्लाई बाय q. सो दिस इज द होल आंसर. सो पी क्यू यहाँ पे k का वैल्यू आ जाएगा 1/4π/0 डिवाइडेड इंटू 2. इट विल बी 1/2π/0 पी क्यू डिवाइडेड बाय डी क्यू. बट द direction is along x-axis. I cap. I cap is the unit vector along x-axis. So this amount of force is experienced by the charge q. Okay, so our next topic is about the dielectric and capacitance. So first of all, what do you mean by conductors and insulators? जो कि हमने चैप्टर 1 में शायद इसको कवर किया था. ओके ना. सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है. ठीक है. सो देखो पहले तो कंडक्टर्स जान लेते हैं. कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली. Okay, that we already know. Most of the materials are conductors of electric charge, like silver is the best conductor of electric charge. Okay. So under electrostatic conditions, the conductors have some following properties. The first property, inside a conductor electrostatic field 0 होता है, जो हमें पता है क्योंकि there is no charge inside the conductor. That's why inside the conductor electrostatic field is 0. In the second point, at the surface of a charged conductor, electrostatic field must be normal to the surface at every point. यानी कि perpendicular to the surface होगा electrostatic field. ठीक है. अगर हम surface पे आपका चार्ज कंडक्टर होगा, उसके surface पे electrostatic field किस टाइप का होगा? perpendicular to the surface होगा at every each point. थर्ड में बोल रहे हैं द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन. मीन्स इन द रेस्ट सिचुएशन. स्टैटिक रेस्ट में जब होगा तो क्या हो जाएगा? नो एक्सेस चार्ज. इंटीरियर में, कंडक्टर का इंटीरियर में देयर इज नो चार्ज इज प्रेजेंट व्हेन इट इज इन स्टैटिक सिचुएशन और रेस्ट सिचुएशन. ओके. तो ये जो थर्ड पॉइंट है इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे जिस टाइम पे आपका चार्ज कंडक्टर रेस्ट में होगा, दैट मीन्स नो मूवमेंट ऑफ चार्जेस, एंड दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन हम बोलेंगे. सो एनी एक्स्ट्रा चार्ज प्लेस्ड ऑन अ कंडक्टर विल ऑलवेज मूव टू द सरफेस ऑफ दैट कंडक्टर. सो द इनसाइड ऑफ द कंडक्टर हैज नो एक्स्ट्रा और फ्री चार्ज. ओके. सो इसका मतलब ही यही है कि स्टैटिक सिचुएशन में आपका इंटीरियर में, इनसाइड में नो एक्स्ट्रा चार्ज मीन्स नो फ्री चार्जेस आर प्रेजेंट. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस. क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि द एंटायर कंडक्टर, that means inside and on the surface, is at the same electric potential in electrostatic. electric potential का वैल्यू सेम रहेगा. इनसाइड में भी सेम रहे, इनसाइड में जो रहेगा ऑन द सरफेस भी सेम वैल्यू रहेगा. जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इट्स लाइक अ वाटर इन अ फ्लैट कंटेनर. ओके. इफ द वाटर लेवल इज द सेम एवरीवेयर, देयर इज नो फ्लो. Same idea for electric potential in a conductor. Okay. So
नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सिग्मा का वैल्यू ऑफ अ कंडक्टर कुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स में, इट मे बी वेरी। ओके, इसका वैल्यू वेरी हो सकता है। ओके, दीज आर सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कंडक्टर, इसको याद रखना। नेक्स्ट आपका आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। सो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का मतलब क्या है? द फेनोमेनन ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस from external electric field is called electrostatic shielding. We know that inside a conductor electric field is zero, so to protect some instruments from external field they are enclosed in hollow conductors के अंदर उसको रख देते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझोगे, इसका सिंपल मीनिंग यही है कि देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब है प्रोटेक्टिंग समथिंग। अगर हमको किसी भी चीज को, किसी भी एप्लियंसेस हो, लाइक किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर हमको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्जेस से, अगर प्रोटेक्ट करना है तो यूजिंग अ कंडक्टर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? इट वर्क्स लाइक एन अम्ब्रेला, जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला ब्लॉक्स रेन, तो इन सिमिलर मैनर और कंडक्टर क्या हो जाएगा? लाइक मेटल ब्लॉक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कीप्स द इनसाइड सेफ फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्जेस से, वो आपको और आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको सेफ रखेगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, इंसुलेटर। इंसुलेटर पता है जिसका अदर नेम क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक्स। सो यहाँ पे insulators are the materials through which electric charge cannot flow. Glass, rubber, wood. So insulators are other called dielectrics. When an electric field is applied, induced charges appear on the surface of the dielectric. जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब भी डाइलेक्ट्रिक्स के सरफेस में चार्जेस इंड्यूस होंगे। So hence it can be said that dielectrics are insulating materials which transmit the electric effect without conducting. वो कंडक्ट नहीं करेगा लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो ट्रांसमिट जरूर करेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड ऑफ द कंडक्टर। इन मेटेलिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज को जो कैरी करते हैं उनको बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आपका चार्ज को कैरी करता है कंडक्टर्स में। In a metal, the outer electrons, outer means that is the valence electrons, part away from their atoms and are free to move. These electrons are called free electrons and conduction electrons. तो जो आपका आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, आउटर ऑर्बिट में होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? These are called free electrons और conduction electrons. Why? Because जो outer most cell में होंगे वो easily आपका क्या कर सकते हैं? easily move कर सकते हैं और easily वो free to move होते हैं। ओके, सो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज योर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। The electrical conductivity of a material depends upon the number of free electrons present in it. यानी कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेगा तो उसका भी कंडक्टिविटी बढ़ेगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आपका कंडक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका बढ़ रहा है तो कंडक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। So materials which have high number of free electrons are good conductors and which have less number of free electrons are bad conductors. When an electron leaves an atom becomes positively charged ion. The positively charged ion and bound electrons remain held in their fixed positions and are called bound charges. Bound charges का मतलब क्या है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को छोड़ेगा, यानी कि उसका जो आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स एन एटम, एटम बिकम्स क्या होएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो जाएगा। सो द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन हेल्ड इन देयर फिक्स्ड पोजीशन में ही रहेंगे एंड दीज आर कॉल्ड योर बाउंड चार्जेस। इसको हम क्या बोलेंगे? बाउंड चार्जेस बोलेंगे। ओके,
ओके। सो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि बाउंड चार्जेस आर द चार्जेस दैट कैन नॉट मूव फ्रीली, दे स्टे फिक्स्ड इनसाइड एटम्स और यू कैन से मॉलिक्यूल्स। ओके। सो नेक्स्ट देखो डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। सो डाइलेक्ट्रिक्स मीन्स व्हाट? इंसुलेटर्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस. In contrast to conductors, they have no, that means negligible number of free charges or charge carriers. Charge carriers कौन है आपका? Electrons. So electrons insulators में, dielectrics में, electrics में, in comparison to your conductors, negligible number of electrons होते हैं और you can say no. Okay, there is no charge carriers, there is no free electrons. So, in a dielectric, under the effect of an external field, a net dipole moment is induced in the dielectric. लेकिन हमने क्या बोला था कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पे अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई करेंगे, तो इसके जो सरफेस पे आपका इंड्यूस होगा क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्जेस इंड्यूस हो गए। ठीक है। सो ड्यू टू molecular dipole moment or net charge appears on the surface of the dielectric. So these induced charges जो कि है यहाँ पे density sigma p and minus sigma p. This is the sigma p यानी कि polarized surface charge density. एक पॉजिटिव इंड्यूस होगा, एक नेगेटिव सरफेस चार्ज आपका इंड्यूस होगा। ओके। तो यहाँ पे देखो induced field is lesser in magnitude than the external field, so the field inside the electric gets reduce हो जाएगा। जो आपका induced field किस वजह से आएगा? ड्यू टू induced चार्जेस के वजह से। ओके। सो induced field का मैग्नीट्यूड क्या होगा? लेस होगा। इंड्यूस फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ से लेस होगा? न लेस देन द एक्सटर्नल फील्ड। जो हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया उससे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इंड्यूस का लेस होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक गेट रिड्यूस्ड। ओके। सो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल्स टू E नॉट मैग्नीट्यूड माइनस E इंटरनल मैग्नीट्यूड और इनसाइड मैग्नीट्यूड। यहाँ पे E आपका क्या है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। E नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स एंड यहाँ पे E जो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। देखो यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक हो गया, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, राइट। और यहाँ पे इन दो प्लेट के बीच में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे E नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें आपका इंड्यूस क्या होगा? चार्जेस इंड्यूस होंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो जाएगा, राइट। ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन अप टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ओके। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में है। आपको पता है कैपेसिटर का एक है ये पॉजिटिव प्लेट, दिस इज द नेगेटिव प्लेट। सो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फील्ड लग रहा है E नॉट, द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इज पॉइंटिंग फ्रॉम, इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, राइट। सो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऑपोजिट चार्जेस अपेयर हो रहे हैं। ऑपोजिट चार्जेस जो पैरेलल प्लेट में जो टाइप का चार्जेस है उसका ऑपोजिट चार्जेस आर अपेयरिंग ऑन इस सरफेस। यानी कि इस वाले प्लेट में आपका किस टाइप का चार्ज है? पॉजिटिव। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सरफेस में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे, सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक देयर इज अ नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज, इसको हम माइनस सिग्मा पी से इसका नोटेशन है। सिमिलरली ऑन द राइट साइड, राइट सरफेस देयर इज अ पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज, इसका सिंबल है कि प्लस सिग्मा पी।
ओके, सो यहाँ पे आप लोग ऐसे समझ सकते हो इसको। सो ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के वजह से क्या हो रहा है, द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक बिकम पोलराइज्ड हो रहे हैं। दिस कॉजेस tiny shifts in the positive and negative charges inside the molecules. As a result, क्या हो रहा है? The left side of the slab gets slightly negative charge and the right side gets a slightly positive charge. Okay? So इसके वजह से क्या हो जाएगा? These surface charges create their own electric field create करेंगे inside the dielectric, जिसको हम सिंबल किससे दे रहे थे? E inside से, राइट, जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विच अपोजेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, क्योंकि देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस, उसका डायरेक्शन उसका अपोजिट में होगा। ओके, सो इसका जो एक्सप्रेशन किस टाइप का आएगा? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो क्या हो जाएगा ना, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, और इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज वीकर देन इट वुड बी इन एयर और वैक्यूम, इसको याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे अ नेट डाइपोल मोमेंट इज डेवलप्ड बाय एन एक्सटर्नल फील्ड इन आइदर केस वेदर अ पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये वाला हमने ऑलरेडी पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पार्ट चैप्टर 1 में हमने बताया था कि ये क्या होता है। ओके, तो जैसे कि हमने बताया था कि आपका जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है, these are the materials whose molecules already have a permanent dipole moment, जिसका होगा polar dielectric means permanent dipole moment, having permanent dipole moment even without an external electric field। अगर हम external field अप्लाई भी नहीं करेंगे, उनके पास क्या होगा? permanent dipole moment present होगा। This means their positive and negative charges are already slightly separated, जैसे कि वाटर, आपका HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। सो दिस ऑल आर योर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, बट नॉन पोलर में क्या होता है कि जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, दीज आर द मटेरियल्स हुज मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव अ परमानेंट डाइपोल। So in these molecules, the positive and negative charges are evenly distributed, means no natural dipole। ओके, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर होगा वो किस टाइप का होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड पुल्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस स्लाइटली अपार्ट। सो दिस इंक्लूड्स अ डाइपोल कॉजिंग पोलराइजेशन। बट जो पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या हो जाएगा कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड the molecules align themselves in the direction of the field. This increases the net polarization को increase करवा देगा। Okay, so this is the basic difference between polarized dipole moment and non-polarized dipole moment. So next comes to dielectric constant K. सो यहाँ पे देखो, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो जैसे कि हमने देखा K इज द रेशियो ऑफ ई नॉट क्या था आपका? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड E आपका क्या है? रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड वैल्यू यानी कि जब हम उसको जब हम करें क्या करेंगे कि एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को दो प्लेट्स में रखेंगे, तो उनके वजह से इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन दोनों का रेशियो आपको क्या देगा? के यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट देगा।
सो आप लोग कह सकते हो के का वैल्यू जो होगा ई नॉट, दिस इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. It is also known as relative permittivity और specific inductive capacity. इसका नोटेशन K और सिग्मा एप्सिलॉन R. Therefore dielectric constant of a dielectric medium equals to क्या आ जाएगा, K equals to आपका आ गया E नॉट बाई E. और ये याद रखना, द वैल्यू ऑफ K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है. नेक्स्ट देखो पोलराइजेशन. The induced dipole moment developed per unit volume in a dielectric slab on placing it in an electric field is called polarization. पोलराइजेशन फेनोमेना कब होता है, जब हम एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अगर डेवलप होगा कहाँ पे, फॉर यूनिट वॉल्यूम में इन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जब उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो भी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे, उस फेनोमेना को बोलेंगे क्या, पोलराइजेशन. इसका नोटेशन कैपिटल P में होता है. If small p is the induced dipole moment acquired by an atom of the dielectric and n is the number of atoms per unit volume, then polarization का फॉर्मूला आ जाएगा n into small p. यहाँ पे n क्या है, that is the number of atoms per unit volume, and small p is the induced dipole moment and capital P is the पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन का वैल्यू जो आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट दैट इज एक्वायर्ड बाय एन एटम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. ओके, सो यहाँ पे कैपिटल P आपका आ गया क्या, कैपिटल P यानी कि पोलराइजेशन एंड स्मॉल p यानी कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. इन दोनों के बीच का रिलेशन ये है, कैपिटल P इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल p. नेक्स्ट देखो, इंस्टेड ऑफ दिस the induced dipole moment small p acquired by the atom is found to be directly proportional to the reduced value of electric field. यानी कि small p is directly proportional to the reduced value of electric field. अगर हम इस proportionality को हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा proportional to alpha epsilon naught e. ये वाला proportionality का सिंबल है एंड दिस सिंबल इज योर अल्फा. यहाँ पे गिवन है अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई. यहाँ पे जो ई है दिस इज द इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के वजह से. तो आप लोग बोल सकते हो कि जो p स्मॉल p का वैल्यू एंड e का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू एप्सिलॉन नॉट. स्मॉल p इक्वल्स टू अल्फा इंटू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E. कैपिटल E इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. सो अल्फा आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं. अल्फा का नेम क्या है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, राइट. नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. तो इसका जो यूनिट है दैट इज अ ग्रीक लेटर काई, ग्रीक लेटर काई. द पोलराइजेशन डेंसिटी यानी कि P of a dielectric slab is directly proportional to the reduced value of electric field. तो कैपिटल P भी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को. जब कैपिटल P प्रोपोर्शनल होगा रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे काई और एप्सिलॉन नॉट एंड P इनसाइड आ जाएगा. अगर यहाँ पे स्मॉल p होता तो यहाँ पे अल्फा आता. यहाँ पे कैपिटल P है तो इसी वजह से कैपिटल P जब होगा यहाँ पे काई आ जाएगा. काई क्या आ जाएगा, काई. एंड दिस काई सिंबल इज द आपका हो गया ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी. ओके,
सो पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी काई, इसको ही बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। तो बेसिकली काई आपका क्या डिस्क्राइब करता है, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर कैसा है डाइलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर कैसा। इट हैज़ द डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक के लिए उसका वैल्यू वेरी करेगा, पर वैक्यूम के लिए काई का वैल्यू 0 होता है। ओके, सो रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि के, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि काई, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, के इक्वल्स टू 1 प्लस काई। के इक्वल्स टू 1 प्लस काई। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन याद रखना। नेक्स्ट देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड, जितना ये जिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को ये एक्वायर कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है विदाउट ब्रेकडाउन, और आप बोल सकते हो ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। एआर के लिए इट इज अबाउट 3 इंटू आपका आ जाएगा 10⁶ वोल्ट पर मीटर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू फॉर एआर के लिए वोल्ट पर मीटर आएगा। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको समझ में आया। सो इसको याद रखना, दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अ मटेरियल लाइक एन इंसुलेटर कैन हैंडल कर सकता है विदाउट गेटिंग डैमेज्ड और लॉसिंग इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, राइट। इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम बोल रहा है, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको याद रखना। जैसे कि आपका यहाँ पे गिवन है एआर के लिए, फॉर एआर इट इज़ अबाउट द लिमिट, दिस लिमिट इज गिवन है आपको कितना 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर, यानी कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बिकम स्ट्रॉन्गर देन दिस, अगर इससे बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, एयर विल स्टॉप एक्टिंग लाइक एन इंसुलेटर एंड अलाउ द करंट टू पास, जैसे कि लाइटनिंग के वक्त होता है। ओके, तो इसको याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। So basically what is capacitor? देखो, a capacitor is a system of two conductors separated by an insulating medium होना चाहिए इनके बीच में, दो कंडक्टर के बीच में जो मीडियम होगा वो इंसुलेटिंग मीडियम होगा। ओके, जैसे कि हम समझ सकते हैं, अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम मेड ऑफ टू कंडक्टर्स केप्ट क्लोज टू ईच अदर and these conductors are separated by an insulating material called dielectric. Okay, so यहाँ पे देखो, the conductors are charges plus q and minus q with potential difference भी आपको given है। यहाँ पे एक कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर 1, दिस इज द कंडक्टर 2, कंडक्टर 1 having charge plus q and potential v1, whereas conductor 2 having charge minus q and potential v2, एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना गिवन है, v1 माइनस v2। ओके, सो दिस डिफरेंस इन वोल्टेज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज q होगा। देखो, तो यहाँ पे आपको वो पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस दिस मच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस रीजन में बिटवीन द कंडक्टर के बीच में जो रीजन है, ये वो प्रोपोर्शनल किसको होगा, चार्ज को प्रोपोर्शनल होगा। इसको प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज को प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे इसको समझ सकते हो, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि v इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हमें पता है v का जो फॉर्मूला होता है W/Q, राइट, इन टेकिंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 to 1 अगेंस्ट द फील्ड। ठीक है ना, जब हम क्या करेंगे
कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है कि वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपका दो कंडक्टर गिवन है, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2। हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को, स्मॉल टेस्ट चार्ज को कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 को मूव करवाएंगे, कंडक्टर 2 से 1 को। आज यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगेगा। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और अगेंस्ट द फोर्स हमको वर्क डन करना पड़ेगा। सो देन V इज प्रोपोर्शनल टू Q होगा एंड द रेशियो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। V आपका प्रोपोर्शनल होगा Q को एंड ये जो रेशियो आ गया ना Q/V, दैट इज कांस्टेंट होगा। Q/V मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, सो हमको यहाँ से क्या कंसेप्ट मिल रहा है कि C इक्वल्स टू Q/V। इसका मतलब क्या है, इफ वी इंक्रीज द चार्ज, यानी कि अगर Q को हम बढ़ाएंगे ऑन अ कंडक्टर, सो द वोल्टेज V अक्रॉस इट विल आल्सो इंक्रीज होगा, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू Q, राइट। एंड इफ यू डिक्रीज द चार्ज, द वोल्टेज आल्सो डिक्रीजेस, राइट। सो यहाँ पे जो C इक्वल्स टू वो क्या हो गया, Q/V, एंड C को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। ओके, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सपोज आपका Q गिवन है 6 कूलम एंड V आपको गिवन है 2 वोल्ट, राइट। देन आपका Q/V आपको क्या देगा, C देगा। कि इसका क्या आंसर आ जाएगा, Q/V, यानी कि आप लोग करोगे 6/2, सो इट विल बी 3। बट व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। तो इसका जो आंसर आएगा 3 फैराड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 फैराड आ जाएगा, राइट। सो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 फैराड आपका आंसर हो गया। बट ऐसे ही समझो, नाउ इफ यू डबल द चार्ज, यानी कि अगर आप Q को डबल कर रहे हो 12 कूलम एंड वोल्टेज को भी डबल करोगे, तो वोल्टेज भी 4V होगा, क्योंकि हमने अभी देखा Q प्रोपोर्शनल टू V। अगर चार्ज आपका डबल हो रहा है तो वोल्टेज भी डबल होगा। सो इन दोनों का जो रेशियो आएगा 12/4, इट विल ऑल्सो भी आपका 3 फैराड आएगा, जो कि कांस्टेंट है। तो आपको ये समझना चाहिए कि इसका जो रेशियो आपका क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। Q/V का रेशियो आपका क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, राइट। C को हम बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। C डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज एंड सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स के शेप, साइज, ऑल्सो सेपरेशन भी डिपेंड करेगा। इसका ऐसे यूनिट फैराड में है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको गिवन है। यहाँ पे Q का, यहाँ पे V का डाल देना तो आपको ये वाला मिल जाएगा। 1 फैराड इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं 1 कूलम/1 वोल्ट। ओके, अ कैपेसिटर विथ फिक्स्ड कैपेसिटेंस इज सिंबॉलिकली, इसका नोटेशन इस टाइप का है। दिस इज द नोटेशन ऑफ कैपेसिटेंस, व्हाइल द वन विथ वेरिएबल, अगर कैपेसिटेंस अगर वेरी कर रहा है, इसका सिंबल इस टाइप का हो जाएगा, एक एरो मार्क आ जाएगा, ठीक है। In practice, farad is a very big unit. The most common units of multiples like microfarad, nanofarad, picofarad. So these are the small or sub multiples of farad. Okay. See one example related to this. When 1 into 10 to the power 12 electrons are transferred from one conductor to another, a potential difference of 10 volt appears between the conductors. Find the capacitance of the two conductors. यानी कि आपको number of electrons तो given है 1 into 10 to the power 12. सो इलेक्ट्रॉन्स आपका ट्रांसफर हो रहा है वो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर को। आपको पोटेंशियल भी गिवन है, राइट, अपीयर्स बिटवीन द कंडक्टर। हमें पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालो, C का वैल्यू। सो चार्ज कितना ट्रांसफर होंगे एक कंडक्टर से दूसरे को, हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू N इंटू ई। सो N इंटू ई का वैल्यू डाल दो, Q का वैल्यू आपको मिल गया। जब Q मिल जाएगा सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C में आपको Q चाहिए था, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपने Q का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे।
Q इक्वल्स टू एनी से Q मिल जाएगा, देन V का वैल्यू डाल दो 10 वोल्ट, आपको मिल जाएगा क्या, कैपेसिटेंस मिल जाएगा फैराड में। एंड वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 फैराड। ओके ओके देखो हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड लीकेज लीकेज ऑफ चार्ज फ्रॉम अ कैपेसिटर इसको डिस्कस करेंगे। एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स भी आपका आएगा जो कि हम नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।